Good evening, student. Today's my topic is checklist. उससे पहले बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो आई थिंक आपको कंचन मैम ने कल ये टॉपिक करवाया है डीएलएड वाले फर्स्ट ईयर वालों को. और फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. बाकी आप उस वीडियो से लिंक से पढ़ सकते हैं. ठीक है. ये पोर्टफोलियो होता क्या है, इससे ये कैसे हेल्प करता है. इसमें क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट के काम को रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है. और ये एक ऐसा साधन है जिसमें स्टूडेंट द्वारा जितने भी किया जाने वाला कार्य इकट्ठा करके इसको रखा जाता है. और इसमें जो टीचर और स्टूडेंट दोनों अपनी टीचिंग प्रक्रिया के दौरान उनके विकास परिणामों को समय समय पर जांच करते हैं. ठीक है. इसमें चेक डेवलपमेंट रिजल्ट होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों अपनी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपने विकास कि कितना हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज हुई है, कितना इसके बारे में वो जांच करते रहते हैं. और ये साधन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये छात्रों को कर्मक विकास की जांच करते हैं और शिक्षण की प्रक्रिया में भी ये हमें हेल्प करता है. ये स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज और उनके व्यवहारिक प्रयोग को प्रदर्शित करता है. ठीक है. और ये जो पोर्टफोलियो है वह टीचर को क्लास में के निर्देशों को गति और दिशा प्रदान करता है. ठीक है. कैसा स्टूडेंट में क्लास में स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, इन सारी चीज़ों को निर्देशित कराता है. और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं इन सभी बातों का पूर्ण रूपेण अधिगम कर पाए हैं या नहीं, इसकी जांच भी की जाती है और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है. स्टूडेंट ने कितना उस चीज़ को गेन किया. और इसमें स्टूडेंट्स की जो वीकनेस है उसका डायग्नोज किया जाता है पोर्टफोलियो के द्वारा. ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ठीक है. और ये जो पोर्टफोलियो है ये पूर्ण निर्धारित को क्रेडिट प्रदान करता है ताकि जब बच्चा अगली कक्षा में जाने के लिए अनिवार्य है या नहीं. ठीक है बेटा. उसमें उसका सारा रिकॉर्ड रखा जाता है. ठीक है. अब जैसे कि आपने किसी सेक्टर की अगर हम बात कर ले तो उसमें अगर आपको कोई काम चाहिए तो उसमें पहले आप एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं जिसमें हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपना पूरा उसमें डाटा लेके जाते हैं. ठीक है. तो उसमें हम अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं कि हमने क्या कैसे किया, कहाँ कितनी देर जॉब की, ये सारी चीज़ का. इससे क्या होता है उनके जो पर्पसफुल जो कलेक्शंस होती है वो उनको बहुत जल्दी से मिल जाती है. ठीक है. सारा देखने की ज़रूरत नहीं होती है. पोर्टफोलियो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ठीक है. ये टीचिंग लर्निंग के लिए भी बहुत बड़ा एक माध्यम माना जाता है. ठीक है बेटा. ये है आपका पोर्टफोलियो. आप कंचन मैम के लिंक को देख सकते हैं. ठीक है. और हमारा जो नेक्स्ट है चेकलिस्ट. चेकलिस्ट किसे कहते हैं, ये क्या है. चेकलिस्ट वो होती है बेटा जिसमें हम बच्चों की जो कैटेगरी के अनुसार उनकी प्रतिक्रियाओं को हम समय समय पर नोट करते हैं. ठीक है. चेकलिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरी एंड रिस्पॉन्डेड चेक ऑफ एप्रोप्रिएट. कि जो भी हम इस प्रतिक्रिया की श्रेणी में चेकलिस्ट की प्रतिक्रिया की श्रेणी है और इसमें यह देखा जाता है कि जो जांच आपने की है वो सही है या नहीं है. ठीक है. जो हमने बच्चों की चेकलिस्ट बनाई है उसमें जो भी हमने जांच किया है यस या नो में करते हैं ना. हमें जैसे कि हमें मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं. ठीक है ना. अब ऐसे ही चेकलिस्ट में भी बच्चों का अगर हमने पोर्टफोलियो ही तैयार करना है तो उसमें हम बिहेवियर कैसा है, येस या गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, ऐसे से हम उसमें बच्चों को मार्क्स देते हैं. और चेकलिस्ट द सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ वर्ड कि इसमें सिलेक्टेड जो शब्द होते हैं, सेंटेंसेस, पैराग्राफ होते हैं, इन सब को ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और चेक मार्क टू प्रेजेंट एब्सेंस वेदर इज़ बीइंग ऑब्जर्व. ये सारी चीज़ों को नोट किया जाता है. इस सूची में वाक्यों को फॉलो करके उनके ऑब्जर्व का रिकॉर्ड रखा जाता है कि अब जैसे बच्चों का रिकॉर्ड है डे 1 से. ठीक है. कितने दिन वो प्रेजेंट है, कितने दिन अब्सेंट हुआ है. ठीक है. और जो
अ बेसिक एग्जाम्पल इज़ टू डू लिस्ट। जो मेन बेसिक पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम वो लिस्ट में भी मेंशन करते हैं, ठीक है। ये है चेकलिस्ट। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ चेकलिस्ट द गिवन हर हु इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव पर्सन इन योर लाइफ। ये एग्जाम्पल आपके लिए कि अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें, जैसे कि अब हम कोई भी फॉर्म फिल करने जाते हैं ना, जैसे अगर हम बैंक में जाएं या फिर आधार कार्ड के लिए या किसी भी फॉर्म के लिए, तो उसमें मेल फीमेल कैटेगरीज पूछी जाती हैं। और जैसे अगर हम फादर नाम लिख रहे होते हैं तो रिलेशनशिप पूछी जाती है, हस्बैंड का लिखते हैं तब भी रिलेशनशिप पूछी जाती है। तो प्लीज़ चेक ऑल द कैटेगरी डेट अप्लाई टू यू, कि इनमें से आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उस कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे और अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके हिंट्स क्या होते हैं। अब हिंट्स के लिए, आइटम इन द चेकलिस्ट में बी कंटिन्यू और डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स। अब मान लो हमारे स्कूल में फंक्शन है, ठीक है, कोई आइटम है। अब फंक्शंस में हमने कितने जो पार्टिसिपेट कितने बच्चे कर रहे हैं और कौन कौन पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ की एक चेकलिस्ट बनी। कितने बजे वो शुरू होगा, फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, सेकंड पे क्या होगा, थर्ड पे, ये सारी चेकलिस्ट बनेगी। कौन कौन बच्चा किस किस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी चेकलिस्ट बनेगी, ठीक है। ठीक है बेटा, इस सब की चेकलिस्ट बनेगी। और जो ये चेकलिस्ट होगी मे बी कंटिन्यू और डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम, उनको उन रिलेटेड आइटम के साथ डिवाइड किया जाएगा ग्रुप्स में, ठीक है। ठीक है, आइटम्स द चेकलिस्ट में बी कंटिन्यू और डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स, उनको डिवाइड किया जाता है, उन आइटम्स के हिसाब से ग्रुप में बांटा जाता है कि ये ग्रुप ये काम करेंगे और देन सेकंड ग्रुप ये काम करेगा। आइटम शुड बी अरेंज इन कैटेगरीज एंड द कैटेगरीज इन द लॉजिकल और साइकोलॉजिकल ऑर्डर, कि जो आइटम्स होती हैं उन्हें अरेंज किया जाता है कैटेगरी के बेस पर, ठीक है। वो क्या कैटेगरी कौन सी है, अब जैसे कि मान लो कि अब फॉर्म की बात करें, हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसमें कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। कौन सी कैटेगरी से है आप, कौन से आप किस चीज़ में आप अप्लाई किया है, ये सारी चीज़ें, यानी कि ये लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि ये तार्किक और मनोवैज्ञानिक आदेश के अनुसार इन कैटेगरियों को रखा जाता है। टर्म यूज्ड इन द आइटम शुड बी क्लियरली डिफाइंड, कि इसमें अब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें टर्म एंड कंडीशंस रखी जाती हैं, ठीक है। कि आपने ये पिक्स लानी है, इसमें ऐसा होना चाहिए, या इसमें ये ब्लैक पेन यूज़ होगा, इसमें हम कटिंग होगी तो इतने मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, उसमें कोई जो कंडीशन है उसमें टर्म यूज़ की जाती है। उन टर्म्स को नज़र यानी कि अपने रखते हुए उस आइटम में उस टर्म को यूज़ करते हुए वो आइटम यूज़ की जाती है, यानी कि आइटम शुड बी क्लियर एंड डिफाइंड, कि उन टर्म एंड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमारी जो आइटम है शुड बी क्लियर होनी चाहिए और पूरी तरह से डिफाइन की होनी चाहिए। यानी कि हम अगर किसी चीज़ के बारे में कोई फॉर्म भी भरें तो हम पहले उनकी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ते, देन हम उसको क्लियरली डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड चेकलिस्ट शुड बी कंटिन्यू एंड कम्प्रहेंसिव इन नेचर, ये एक निरंतर व्यापक प्राकृतिक है, ठीक है। और चेकलिस्ट शुड बी कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है, और ये व्यापक होनी चाहिए नेचर के हिसाब से, ठीक है। अब ये हिंट्स हैं, इसमें क्या है, हम चेकलिस्ट को कंटिन्यू करना है, डिवाइड करना है ग्रुप में रिलेटेड आइटम्स के हिसाब से, फिर इन कैटेगरी को अरेंज करना है, आइटम शुड बी अरेंज इन कैटेगरीज, फिर जो ये कैटेगरी है वो है मनोवैज्ञानिक आदेश के अनुसार, एंड टर्म यूज्ड इन द आइटम्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड, कि जो भी आप टर्म यूज़ कर रहे हैं आइटम्स में वो पूरी तरह से क्लियर और डिफाइंड, यानी कि सही तरह से एक्सप्लेन होनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में उसमें डिफाइन किया होना चाहिए उस आइटम, ठीक है।
जैसे कि अब हम बच्चों की बात कर लें तो बच्चे की हर एक चीज़ की एक्टिविटी को टीचर नोट करेगा। वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं चेकलिस्ट में, तो बच्चे की हर एक डे 1 से वो कक्षा में कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था क्लास में, उसका रिस्पॉन्डिंग कैसी है, उसकी राइटिंग कैसी है, उसकी जो ड्रेस है वो नीट एंड क्लीन है क्या, वो जैसे कि 365 डेज में कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट, एवरीथिंग इज़ नोट किया जाता है। ठीक है। और चेकलिस्ट शुड बी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करनी चाहिए, कंप्रेसिव, व्यापक होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके हम मेरिट की बात करें कि स्टूडेंट कैन मेजर देयर ओन बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। स्टूडेंट की जो मेजरमेंट की बात की जाए, जो उनका बिहेवियर है, द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट। मान लो कि अगर बच्चा नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, न्यू टीचर है, तो उस टीचर को बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उस बच्चों का जो बिहेवियर है, अगर वो पुरानी रिपोर्ट्स उठाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि डे 1 से बच्चे का पिछला रिकॉर्ड देखने के बाद पता चल जाएगा बच्चे का बिहेवियर कैसा है, तो वो हेल्प करेगा उनकी चेकलिस्ट में। ठीक है। ईजी द सिंपल टू यूज़ द फ्रेम द टूल्स, उसमें जो ये चेकलिस्ट है इसमें सिंपल टूल्स का प्रयोग किया जाता है और वो ईजी होनी चाहिए। ठीक है, इतने टफ नहीं होनी चाहिए। वांटेड एंड अनवांटेड बिहेवियर कैन बी इंक्लूड, इसमें वांछित अवांछित व्यवहार को भी शामिल किया जाता है, चाहे उसका बिहेवियर कैसा भी हो उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, वांछित और अवांछित व्यवहार को भी इसमें शामिल किया जाता है। पर्सनली सोशल डेवलपमेंट कैन बी चेक्ड, इसमें व्यक्तिगत रूप से सामाजिक विकास की जांच की जा सकती है। ठीक है, बच्चे के इसमें पर्सनली जो टीचर है, बच्चों के जो सोशल डेवलपमेंट की बात की जाए, सामाजिक विकास की जांच व्यक्तिगत रूप से की जा सकती है, ये है इसके मेरिट। ठीक है, उनके बिहेवियर को मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, वो इससे क्या होगा, जब हम बच्चे के बिहेवियर को हम मेज़र करेंगे वो हमें हेल्प करेगा चेकलिस्ट में, क्योंकि जैसे हम अगर बच्चे के बिहेवियर को नोट कर लिया, मान लो रोल नंबर 1 2 3 4 5 है, हर एक को हमने मेज़र किया बिहेवियर में, तो वो जब हम चेकलिस्ट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये बच्चा ये गुड है, ये वेरी गुड है और ये एवरेज है। ठीक है, बाकी जो इसमें टूल्स एंड फ्रेम्स जो भी यूज़ किए जाते हैं वो इजी एंड सिंपल होते हैं, और इसमें बच्चों के जो वांछित और अवांछित व्यवहार को शामिल किया जाता है, और इसमें जो व्यक्तिगत रूप से बच्चे के सामाजिक विकास की जांच की जा सकती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिमिटेशंस, इसमें भी कोई लिमिटेशंस होती हैं बेटा, क्योंकि जो जैसे कि अब मान लो कि हम फॉर्म की बात करते हैं, आपके फॉर्म भरते हैं, उसमें येस नो कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो इसमें बात की हुई है, जो भी इसमें जो हम क्वेश्चन लेते हैं ना बहुविकल्प में, वो उस क्वेश्चन जो उत्तर जो हैं उनके वो प्रश्नों से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें संबंधित इकाइयों के विभिन्न पक्षों के प्रति विस्तृत जानकारी का अध्ययनकर्ता को उपलब्ध होनी चाहिए, कि जितनी जो अध्ययन करता है उसको उस इकाई के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो जो हम वैकल्पिक उत्तरों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मान लो कि पेपर ऐसे हमें एग्ज़ाम में टेट या किसी और में एग्ज़ाम में ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन तो हमें सही दिया, लेकिन उसके जो हमें A B C D पार्ट दिए गए हैं, वो प्रश्नों के जो हमें प्रश्न दिया वो उसके उत्तर इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो उत्तर हैं उनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए, वो क्वेश्चनों से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमने कुछ और दे दिया और आंसर कुछ और दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो प्रश्न है तर्कसंगत और क्रमबद्ध होने चाहिए। ठीक है, और इसमें येस और नो टाइप जजमेंट कैन बी गिवन, कि इसमें येस और नो पर ही जजमेंट नहीं करनी चाहिए, और हाउ मच कैन नॉट बी टेस्टेड थ्रू द चेकलिस्ट। ठीक है, अब जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, यू वॉन्ट टू टेस्ट द स्टोरी टेलिंग
स्किल ऑफ द स्टूडेंट। कि हम जैसे कि बच्चों का टेस्ट लेते हैं कि आपने स्टोरी टेलिंग टेस्ट लेना है बच्चे को, ठीक है। यू कैन चेक ओनली वेदर एंड स्टूडेंट डेवलप और नॉट डेवलप। हमने सिर्फ ये चेक करना है बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हुई है कि नहीं, ठीक है। अब मान लो कि हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं कि वो 3rd से 4th में आया है, तो उन्होंने स्टोरीज तो पढ़ी होगी ना कौए वाली सबने, ठीक है। अगर 4th में आए हैं तो उस बच्चे को उसके बारे में नॉलेज होगी। तो हम उन बच्चों का टेस्ट स्टोरी टेलिंग से ले सकते हैं कि मान लो कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते। तो इससे उनके डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चलेगा स्किल से। यू कांट स्टडी हु मच ही वॉज डेवलप। तो इससे क्या होगा कि देखा जाएगा कि बच्चे को कितने ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग से। अब हम कंक्लूजन की बात करें, द कंक्लूजन फॉर चेकलिस्ट डाटा शुड बी अराइव एट केयरफुली and judicial keeping in view limitation of the tools and responded। कि इसमें ये बात की गई है कि जो चेकलिस्ट डाटा है शुड बी अराइव्ड एट केयरफुली, कि जो भी हम डाटा बनाते हैं चाहे वो बच्चों की वैल्यूएशन की बात करो, वो शुड बी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और डिटेल में होना चाहिए उसमें वो सारी चीज़ें। अब अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एग्ज़ाम देना है तो उसमें वो सारी टर्म एंड कंडीशन उसमें मेंशन की होती है, ठीक है। और इसमें विवेकपूर्ण रूप से उपकरणों की सीमाओं को देखते हुए प्रतिक्रिया हम देते हैं। आगे समझ कि जो लिमिटेशन ऑफ द टूल्स एंड रिस्पॉन्डेड की बात है कि पूर्ण रूप से उपकरणों की सीमाओं को देखते हुए हम उस चीज़ के बारे में प्रतिक्रिया देते हैं कि जो हमने लिस्ट में देखा है शांतिपूर्ण उपकरणों की सीमाओं को देखते हुए कि जो उपकरण उसमें यूज़ किए गए हैं उन्हें देखते हुए अपनी हम व्यूज़ उनको देते हैं, ठीक है। व्हेन वी वांट टू चेक येस और नो इफ़ और एनी एबिलिटी चेकलिस्ट इज यूज्ड। अब येस और नो की बात की जाए कि कहीं हम बच्चों से कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उसमें येस और नो कि उसमें हमें कई बार बच्चों के ऊपर जजमेंट नहीं कर लेनी चाहिए, ठीक है। एंड प्रिपेयर इन चेकलिस्ट फॉर एनी स्किल्स, कि इसकी जो प्रोग्रेस है उसमें हम अपनी चेकलिस्ट में कोई भी स्किल्स का प्रयोग करके अपनी चेकलिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये थी हमारी चेकलिस्ट जिसमें बेटा सिंपल है। इसमें क्या है कि रिस्पॉन्स किया जाता है कैटेगरीज डेट कि उन कैटेगरीज को उनके साथ यानी कि ये चेकलिस्ट ऐसे बनाई जाती है इस प्रक्रिया की श्रेणी में। उसमें ये देखा जाता है कि जो जांच हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और उसी जांच को फॉलो करते हुए उनको ऑब्जर्व करते हुए उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली एग्जाम्पल की एक लिस्ट नोट तैयार किया जाता है, ठीक है, और उन्हें चेकलिस्ट के माध्यम से स्पेशली उनको मेंशन किया जाता है, उसमें उनको डिटेल्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लिस्ट को प्रॉपर एंड क्लियरली एंड डिटेल प्रॉपरली बना सकें, ठीक है बेटा। ये तो थे हमारे चेकलिस्ट। थैंक यू।